नमस्कार, मैं सार्थक विमर्श में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार में जो अभी डिमांड चली है विशेष दर्जा की, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जो डिमांड शुरू की गई है उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए सार्थक संवाद इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कुमार सर्वेश हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं बिहार के विशेष दर्जे के संदर्भ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ये विशेष दर्जा की जो बात आजकल चल रही है, विशेष दर्जा है क्या और ये किस प्रकार शुरू हुई? सबसे पहले शुक्रिया रोशन सर। दरअसल देखा जाए तो विशेष दर्जा जो है कि अवधारणा जो इंट्रोड्यूस की गई 1960 के लास्ट में जी। जिसके लिए गाडगिल फॉर्मूले को आधार बनाया गया, उसका पर्पस था कि विकास की प्रक्रिया में जो राज्य पीछे छूटे हुए हैं और उनके पिछड़ेपन के लिए अगर वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ जिम्मेवार हैं तो कैसे उन राज्यों को एडिशनल सपोर्ट उपलब्ध करवा करके विकास के मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। और इसलिए अगर देखेंगे तो विशेष दर्जे हेतु जो मानक निर्धारित किए गए तो उनमें 5 मानक हैं। एक है डिफिकल्ट हिली टेरेन, दुर्गम पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र। दूसरा है लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी, कम जनघनत्व और अधिक जनजातीय आबादी। तीसरा है सीमा पर महत्वपूर्ण सामरिक अवस्थिति। चौथा है अवसंरचनात्मक एवं आर्थिक पिछड़ापन। और 5वां है राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति। तो ये 5 पैरामीटर हैं जिस पैरामीटर को आधार बना करके किसी भी राज्य को विशेष राज्य के दर्जा देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। सर, मैं यहीं पर थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्या बिहार इन 5 पैरामीटर पर सही उतरता है? जहाँ तक हम देखेंगे 1-2 पैरामीटर कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अगर आप देखेंगे रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति में आप देखेंगे तो कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो बेहतर स्थिति में, और पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आप देखेंगे आदिवासी जनसंख्या तो वो बहुत कम है, हिली एरिया को देखेंगे वो भी बिहार में बहुत कम है। तो पहले इस चीज़ पर ही हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरी समझ यह कहती है कि इसे 2 पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। अगर टेक्निकली हम उन पैरामीटर्स के कंटेक्स्ट में बात करें जिस पैरामीटर्स का निर्धारण किया गया है तो उस स्थिति में न तो बिहार पहाड़ी दुर्गम कठिन और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की कसौटी पर उतरता, ना वह लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी और अधिक जनजातीय आबादी की कसौटी पर खरा उतरता है, ना वह एट फर्स्ट ग्लांस सीमा पर महत्वपूर्ण सामरिक अवस्थिति की कसौटी पर खरा उतरता। अब संरचनात्मक और आर्थिक पिछड़ापन जो है इसमें आप कह सकते कि पार्शियली वो खरा भी उतरता है, पार्शियली खरा नहीं भी उतरता। और 5वां जो है राज्य की जो है कमजोर वित्तीय स्थिति। तो मुझे ये लगता है बिहार का रेवेन्यू सरप्लस होना, स्टेट होना, यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि बिहार की वित्तीय स्थिति मजबूत है। जब कमजोर वित्तीय स्थिति के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे तो उसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में रखकर देखा जाना चाहिए। बिहार जिन ग्रोथ चैलेंजेस को फेस कर रहा है, क्या बिहार के पास इतने रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जिनकी बदौलत उस ग्रोथ चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड किया जा सके? लेकिन मुझे लगता है कि टेक्निकल पैरामीटर से इतर हट करके बेसिक स्पिरिट के कंटेक्स्ट में इस प्रश्न को देखा जाना चाहिए। जैसे मैं उन्हीं आंकड़ों के कंटेक्स्ट में बात करूंगा कि नेचुरल फैक्टर बिहार के एक महत्वपूर्ण ग्रोथ कंस्ट्रेंट है। जैसे अगर आप देखें तो बिहार के पास अगर आप देखें रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन तो भारत 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% भारत की आबादी बिहार में रहती है, और एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2.86% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है बिहार के हिस्से आता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो लैंड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक इम्बैलेंसेज है,
और इस इम्बैलेंसेस के कारण यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज पर जो है पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम देखें कि जो राज्य 2.86% ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता, उस राज्य के हिस्से अगर देखा जाए तो करीब करीब 16.5% ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया उस राज्य के हिस्से आता है, जहां पर करीब करीब 22% फ्लड अफेक्टेड आबादी रहती है। और ओवरऑल अगर बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया में देखें तो बिहार केवल लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है, बल्कि 73% ज्योग्राफिकल एरिया बिहार की फ्लड अफेक्टेड है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कठिन और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के जो पैरामीटर हैं, उस पैरामीटर को अगर हम नेचुरल कंस्ट्रेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो बिहार उस कंटेक्स्ट में खरा उतरता है। अगर हम जाकर के देखें, सीमा पर महत्वपूर्ण सामरिक अवस्थिति पैरामीटर है, और सीमा पर महत्वपूर्ण सामरिक अवस्थिति की बात की जा रही है तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा, यहाँ पर बॉर्डरिंग एरिया अगर एनिमी कंट्री है तो इशारा उसकी तरफ है। तो एट फर्स्ट ग्लांस देखें तो बिहार के ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर देखा जाए तो बिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि इसके बॉर्डर में जो है फ्रेंड्स कंट्री है, ना कि एनिमी कंट्री एट फर्स्ट ग्लांस। लेकिन जिस तरह से नेपाल पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और भारत से लगे नेपाल के जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पर सैकड़ों चाइनीज स्टडी सेंटर की स्थापना, मतलब चीन की बढ़ती हुई एक्टिविटी उस बॉर्डरिंग एरिया तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, चाहे रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें चीन की भागीदारी और उसके माध्यम से चीन का भारत के नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना, यह कहीं न कहीं महत्वपूर्ण सामरिक अवस्थिति की कसौटी पर बिहार को खड़ा उतरता है। अगेन अगर आप देखें, अगर बैकवर्डनेस के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो निश्चित तौर पर मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पर बिहार जो है इंडिया का बैकवर्ड स्टेट है। और ये मैं नहीं कह रहा, अगर जाकर के देखा जाए नहीं तो आप देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर जितने हैं, मोस्ट ऑफ द केस में बिहार आइदर लास्ट पोजीशन पर दिखाई पड़ेगा या एक्सेप्शनल केस में वो सेकंड लास्ट पोजीशन पर दिखाई पड़ेगा। तो इस लार्जर पर्सपेक्टिव में रख करके विशेष दर्जे के प्रश्न को देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और मैं कहना चाहूँगा, मैं यह कहना चाहूँगा कि बिहार के अंडर डेवलपमेंट के लिए, बैकवर्डनेस के लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार की भी भूमिका है, चाहे माल भारत समानीकरण की नीति हो या फिर अविभाजित बिहार को उसकी जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी वो रॉयल्टी एप्रोप्रिएट नहीं मिली, रॉयल्टी जब मिली भी समय पर नहीं मिली, नहीं डिलेड रॉयल्टी मिली, जिसने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को प्रभावित किया। और मैं रेफर करना चाहूँगा रघुराम राजन समिति की ही रिपोर्ट को, जिसने भले ही किसी भी नए राज्य के लिए विशेष दर्जे के प्रश्न को खारिज किया, और ना केवल खारिज किया बल्कि विशेष दर्जे की अवधारणा को ही उसने समाप्त करने की बात की। उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि बिहार देश के 10 अति पिछड़े राज्यों में से एक है, और दूसरी बात उसने यह स्वीकार किया कि इन राज्यों के साथ, जो अति पिछड़े राज्य हैं, इन राज्यों के साथ जो है फंडों के आवंटन में केंद्र के द्वारा भेदभाव किया। एक चीज और यहीं पर आप बतला दीजिए। सबसे पहले तो ये चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि विशेष दर्जा के अंतर्गत अगर किसी भी राज्य को दिया जाएगा तो सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी? देखिए, विशेष दर्जा अगर दिया जाता है तो 3-4 मेजर बेनिफिट है। पहला जो मेजर बेनिफिट ये है वह यह कि सामान्य स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि उपलब्ध करवाई जाती है तो सामान्य राज्यों को 70% राशि जो है ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, और 30% राशि केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। विशेष दर्जे प्राप्त राज्यों के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो 90% राशि जो है ग्रांट के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, और 10% राशि जो है ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। नंबर 1, तो एक तो लाभ यह होगा कि क्योंकि
रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और बिहार सरकार के जो अपने रिसोर्सेज हैं वो अदर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अदर प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध होंगे। नंबर 2, दूसरा जो है, सामान्य स्थिति में क्या होता कि केंद्र सरकार जो फंड राज्यों को उपलब्ध करवाती है उन फंडों को उसी फिनेंशियल ईयर में यूज करना होता है और वो फंड जो होते हैं कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल इस कंटेक्स्ट में होते कि राज्यों का अंशदान होता, जब तक राज्य अंशदान नहीं करेंगे तब तक उनको अनब्लॉक नहीं किया जाएगा, तब तक वो ब्लॉक्ड रहेंगे। और अगर उस फिनेंशियल ईयर के दौरान उस फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो फंड लैप्स कर जाता है और लैप्स करने का मतलब है वापस केंद्र के पास चला जाता है। विशेष दर्जे वाले राज्यों के संदर्भ में फंड लैप्स नहीं करते, वो अगले फिनेंशियल ईयर के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते और उनका इस्तेमाल अगले फिनेंशियल ईयर में उस राज्य के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो कंटेक्स्ट है कि विशेष दर्जे के राज्य जो होते वहाँ निवेशकों को निवेश करने में जो है फायदा होता है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस से राहत मिलती है जो प्रॉफिट की संभावना को बढ़ाता है और वो एक प्रकार से इंसेंटिव का काम करता है, जिसके कारण निवेश को प्रमोशन मिलता है और निवेश को प्रमोशन मिलेगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोशन मिलता है। और चौथा कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो चौथा कंटेक्स्ट यह उभर करके आता, केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती उसमें सेंट्रल और स्टेट के जो रेशियो हैं सामान्य राज्यों के संदर्भ में अलग हैं और विशेष दर्जे प्राप्त राज्यों के संदर्भ में अलग हैं। तो ये मोटा मोटी 3-4 बेनिफिट हैं जो विशेष दर्जे की स्थिति में किसी भी राज्य को मिलते हैं। सामान्यतः देखा गया था कि विशेष दर्जा जो है वो योजना आयोग के, जिसमें योजनाएं बनती थी, योजना आयोग हुआ करता था, उस समय इस चीज़ को शुरू किया गया था ताकि पूरे भारत का समावेशी विकास कम से कम हो सके। योजना आयोग खत्म हो गए, उसके जगह पर नीति आयोग है। नीति आयोग ने कोई एक समग्र रूप से कोई योजना बनाना उन लोगों ने बंद कर दिया। तो वैसी स्थिति में अब जो विशेष दर्जा है वो विशेष दर्जा केंद्र सरकार किस आधार पर देगी? जो बात उठाई जा रही है कि विशेष दर्जा दिया जाए, नहीं, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो विशेष दर्जे हेतु मानक निर्धारित हैं। एक मानक योजना आयोग के हैं और दूसरे मानक जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो समस्या वो नहीं है और ऐसा नहीं है कि रघुराम राजन समिति की अनुशंसा के पश्चात विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है और उस स्कीम के तहत उन्हें सहायता मिल रही है। और भी राज्यों के द्वारा, कभी उड़ीसा के द्वारा, कभी और भी दक्षिण के राज्यों के द्वारा भी डिमांड। एक्चुअली विशेष दर्जे के साथ समस्या यही है। सवाल है कि ऑलरेडी भारत में 28 राज्य हैं, नहीं, इन 28 राज्यों में देखा जाए तो 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर को माइनस कर देंगे तो 10 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। और जिस तरह से कभी राजस्थान के द्वारा मांग की जाती, कभी उड़ीसा के द्वारा मांग की जाती, कभी बिहार के द्वारा मांग की जाती, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस विशेष दर्जे की अहमियत ही समाप्त हो जाएगी? दरअसल मुझे जो चीज़ें लगती हैं कि विशेष दर्जे का जो मसला उठाया गया है, विशेष दर्जे का यह मसला जो है वह एक माध्यम बन सकता है जिस माध्यम से हम वित्तीय संघवाद पर बात कर सकते हैं। जैसे आप देखें, दो तीन परिवर्तन हुए हैं और बिहार सरकार ने इस संदर्भ में अपनी ओर से आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं तो बीके चतुर्वेदी कमेटी का गठन किया गया था शायद, जिसने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और की बात की थी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो उस प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर किया गया था और रीस्ट्रक्चर करने के बाद जो है 2015-16 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की संख्या 36 थी, कम करके। करेंटली अगर देखा जाए तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की संख्या 36 से बढ़कर के 100 से ऊपर हो चुकी है। नहीं, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के गुणागणित को हम समझें। दरअसल वो स्कीम होते हैं केंद्र को, नहीं, और केंद्र की प्राथमिकताओं को रिप्रेजेंट करते
और राज्यों को अपनी ओर से संसाधन उपलब्ध करवाने होते हैं, अपनी प्राथमिकताओं से कंप्रोमाइज करते हुए, जो एडिशनल फाइनेंशियल प्रेशर को क्रिएट करते हैं। तो एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की संख्या बढ़ रही है, जो स्टेट के फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ा रहा है, क्योंकि उस मद में जो कंडीशनल ट्रांसफर है वो अनब्लॉक तभी होगा जब स्टेट अपना शेयर देंगे। दूसरा, विशेष दर्जे के संदर्भ में देखें तो एक और चीज है, सॉरी सीएसएस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एक और चीज है। पहले जो शेयर था वेरियस स्कीम में, कहीं कोई स्कीम जो है 100% सेंटर के द्वारा फंडेड था, कहीं पर 19-10 का रेशियो था, कहीं पर 85-15 का रेशियो था, कहीं 75-25 का रेशियो, मैक्सिमम 75-25। अभी मैक्सिमम स्कीम है जहां पर रेशियो 60-40 का है और 50-50 का है। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एक बड़ा प्रश्न जो उभर करके, तो यह इंडिकेट करता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की संख्या भी बढ़ रही है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के मद में जो सेंटर के द्वारा फंड एलोकेट किए जा रहे हैं उससे अगर बेनिफिट होना है तो उसके लिए स्टेट को अपने शेयर को करना होगा। तो ये फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ा रहा है और इसके कारण राज्यों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक और चीज उसमें जोड़ना चाहूंगा, एक और व्यावहारिक समस्या उभर करके आ रही है, वो यह कि एक लंबे समय से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू शेयरिंग से बच रही है। जैसे जो डिविजिबल पूल के टैक्स रेवेन्यू है उनको स्थिर रखा जा रहा है, और पैरेलली सेस और सरप्लस के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश हो रही है, और सेस और सरप्लस का रेशियो टोटल टैक्स रेवेन्यू में करेंटली करीब करीब हुआ 17-18% के स्तर पर पहुंच चुका है, जिनमें राज्यों को कोई शेयर नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा विशेष दर्जे का प्रश्न जो है वह उतना अहम नहीं है जितना अहम प्रश्न जो है फिनेंशियल फेडरलिज्म से जाकर जुड़ता है। और यहाँ पर एक और चीज देखा जाए, बिहार के कंटेक्स्ट में बात कर रहा, चाहे माल भाड़ा समानीकरण की नीति हो, या फंड एलोकेशन में बिहार के साथ भेदभाव हो, या रॉयल्टी का सही समय पर ना मिल पाना और पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाना, या फिर बिहार के विभाजन के बाद झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार के हिस्से में बाढ़ और सूखा के अलावा कुछ शेष नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में बिहार के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए सेंटर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो पैकेज मिलना चाहिए था, वो पैकेज नहीं मिला। और रघुराम राजन समिति भी इस संदर्भ में पिछड़ेपन के लिए सेंटर की जिम्मेवारी को स्वीकार करती है। तो ऐसी स्थिति में यह एक वैलिड पॉइंट है जहां पर बिहार के कंसर्न को रिजॉल्व किए जाने की आवश्यकता है। यह मैटर नहीं करता कि आप स्पेशल स्टेटस देकर के रिजॉल्व कर रहे हैं या बिना स्पेशल स्टेटस दिए रिजॉल्व कर रहे हैं। तो जीएसटी का भी इसमें कुछ योगदान है, क्योंकि जीएसटी के कारण जो राज्य का जो फंड है वो धीरे धीरे श्रिंक करते जा रहा है। अभी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये मुझे बहुत बड़ा फैक्टर नहीं लगता। बहुत बड़ा फैक्टर इसलिए नहीं लगता, ये समस्या तब उभर करके सामने आएगी जब पेट्रोल, डीजल और लिक्विड इन तीनों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। जब तक ये जीएसटी के दायरे में नहीं आए हैं तब तक राज्य कुछ हद तक जो है राहत की। उस मामले में बिहार थोड़ा सा स्पेस है क्योंकि उसने लीकर को बैन कर रखा है, तो उसके कारण जो इसके पास आमदनी आनी चाहिए थी बहुत एक अच्छी खासी रकम उसका उसके कारण से। देखिए मुझे लगता है कि अब स्टेट के इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो 4500 करोड़ या 5000 करोड़ और 6000 करोड़ ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। और दूसरी चीज जो है उस कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो उसके हिडन बेनिफिट भी है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव में। हाँ, बिहार सरकार ने एक और प्रश्न इस कंटेक्स्ट में जरूर उठाया। स्पेशली अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें बिहार सरकार ने कहा कि 14वीं और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का इम्पैक्ट बिहार पर हुआ है कि करीब करीब सेंट्रल रेवेन्यू में जो बिहार का शेयर है वह 61,000 करोड़ की क्षति पहुंची है, बिहार को कम हो गया है फॉर्मूले में चेंज के कारण और अदर रीजन से। और दूसरा जो अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कंटेक्स्ट में, तो उसमें केंद्र की भागीदारी जैसे जैसे घटी है तो इस मद में बतलाया गया कि बिहार पर 31,000 करोड़ का एडिशनल प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो ये दोनों ये मुख्य बातें हैं। एक दो चीज और है, जैसे ये तो अभी हम लोग इकोनॉमी और इसके आधार पर चर्चा कर रहे थे, यह मामला इसके बनिस्बत थोड़ा सा राजनीतिक भी लगता है। राजनीतिक इस मामले में
कि जब 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 बिहार की सरकार, केंद्र सरकार की जो पार्टी है उससे अलग होती है, तभी तभी यह इस मसले को उछाला जाता है। इसके पहले जब जब डिमांड किया गया, तो उसी उसी वक्त डिमांड किया गया जब एक पार्टी की सरकार दोनों जगह नहीं थी। जब तक वो पार्टी सम्मिलित रहती थी तो ये डिमांड ठंडे रास्ते में रहता है, और फिर ये अचानक से मांगा जाता है। तो राजनीतिक इसका एंगल क्या है? मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। जब हम विशेष दर्जे के मसले पर चर्चा कर रहे हैं अपने चैनल पर, तो वहाँ पर मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस मसले का संबंध दो चीज़ों से जाकर जुड़ता है। राजनीति से जाकर के जुड़ता है, नंबर 1, और नंबर 2 देखा जाए तो इस मसले का संबंध जो है वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जाकर के जुड़ता है। तो हमारे इस डिस्कशन का प्राइम पर्पस है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो कंसर्न है। राजनीति हमारे लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है। राजनीति है, ये एक सच है, यह फैक्ट है कि नीतीश जी को विशेष दर्जे की मांग तभी याद आती है जब चुनाव करीब होता है, और विशेष रूप से जब केंद्र में जो है उनसे भिन्न गठबंधन की सरकारें होती हैं। चाहे हम यूपीए गठबंधन की बात कर लें 2010, 11, 12, 13 के कंटेक्स में, चाहे 2017 के कंटेक्स में बात करें जब महागठबंधन की सरकार थी मई 2017 में, उस समय उन्होंने विशेष दर्जे की प्रश्न को उठाया। लेकिन जून 2017 या जुलाई 2017 से लेकर जब तक ये एनडीए के साथ रहे, विशेष दर्जे के मसले पर एक बार भी चर्चा नहीं होती। अब फिर जब महागठबंधन सरकार में वो शामिल है और केंद्र में राजग गठबंधन की सरकार है, तो उन्हें विशेष दर्जे की याद आ रही है। ये एक फैक्ट है। लेकिन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है उसका जो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में जहाँ जो मैंने उन संदर्भों की चर्चा की जहाँ पर बिहार की दावेदारी विशेष दर्जे के कंटेक्स्ट में बनती है, एंड एट द सेम टाइम में हमने कहा कि महत्वपूर्ण जो है विशेष दर्जा नहीं है, महत्वपूर्ण है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी। और इस बात को बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी ने भी स्पष्ट किया है कि केंद्र विशेष दर्जा दे, विशेष सहायता दे, इससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इस बात से है कि हमारा जो कंसर्न है उस कंसर्न का रिजोल्यूशन मिलना चाहिए। तो लगभग हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की, और महत्वपूर्ण मुद्दे उभर करके सामने आए। वो था कि हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए जो सहकारी संघवाद को पूरा करे, सहकारी संघवाद की शर्तों को पूरा करे। और इस संदर्भ में हम लोगों ने विशेष दर्जा के अंतर्गत मिलने वाले फायदे, और विशेष दर्जा के लिए बिहार अपनी दावेदारी क्यों प्रस्तुत करता है, इन सब विषयों पर हमने चर्चा की। आशा है इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। आप लोगों का भी अगर कोई प्रश्न होगा, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न चल रहे होंगे, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को डालेंगे। इस सार्थक विमर्श में आपको उसका रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आप लोगों ने इतना वक्त हमारे साथ गुजारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सार्थक इस चर्चा से आप जुड़े रहें, इससे आप इस टॉपिक पर या इस चैनल पर इस तरह के अन्य टॉपिक पर भी चर्चा की जाएगी, और आप नियमित इससे जुड़े। इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद।